हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए देखते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन है क्या, ठीक है। तो अक्सर हम पिछले चैप्टर में देखे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कि न्यूटन के 3 लॉ हैं, जिसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा न्यूटन ने ग्रेविटेशन पर भी एक लॉ दिया है, वो क्या है उसको समझते हैं। तो क्या दिया है, इन यूनिवर्स एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर attracts every other particle। इसका मतलब क्या है कि अगर दो मासेस है, सपोज करो m1 और m2, इनके बीच का डिस्टेंस है कुछ r, तो ये दोनों मासेस क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। ये यूनिवर्स में कहीं पर भी हो, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो मान लो कुछ फोर्स F से एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो न्यूटन के आधार पर, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ये जो फोर्स है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, और ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर है। इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। क्लियर है। तो इन दोनों को एक साथ कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको एक साथ ऐसे लिखा जा सकता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसको कैपिटल G से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स हो गया। तो जब भी दो मासेस एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें तो हमें फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाना है, G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो G होता है, इस G को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसका वैल्यू भी याद रखना, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये इसका यूनिट हो गया। ठीक है। तो ये कैपिटल G का वैल्यू है। तो हमें याद रखना है कि दो मासेस जब भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो फोर्स का फॉर्मूला होगा कैपिटल G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर कैपिटल G होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। ये जो G का वैल्यू है, ये G कहीं भी हम लोग यूनिवर्स में चले जाएं सेम रहेगा इसका वैल्यू, इसलिए यहाँ पर आ जाता है यूनिवर्सल। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी कंपेयर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि अगर दो चार्जेस हैं, मान लो Q1 और Q2, तो वो दोनों चार्जेस भी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे अट्रैक्ट करते हैं, सपोज करो एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है r, तो इनके बीच भी कुछ फोर्स लगता है। तो उस फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये चार्जेस अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर नेगेटिव और नेगेटिव है तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट। मतलब सिमिलर चार्ज क्या करेगा, रिपेल, और अपोजिट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट। तो यहाँ पर चार्ज के लिए जो फॉर्मूला है फोर्स का, इसको कूलम्ब लॉ भी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर आया फॉर्मूला हमारा G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, सेम लगभग सेम फॉर्मूला है।
चार्ज की जगह यहाँ पर मास है और g की जगह यहाँ पर k है। तो यहाँ पर याद रखना है जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट मीडियम पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। लेकिन यहाँ पर g का जो वैल्यू है ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि दो मासेस पर लगने वाला फोर्स उनके बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमें ये फोर्स का फॉर्मूला कहाँ कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं तो उसको भी समझते हैं। तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला है पहला देखते हैं। अगर दो पॉइंट मासेस हैं, पहला पॉइंट मास है m1 और दूसरा पॉइंट मास है m2, तो अगर दो पॉइंट मासेस हैं, 2 पॉइंट मासेस, तो वहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तो ये फॉर्मूला आप लगा लो, ठीक है। दूसरा, अगर दो स्फेरिकल बॉडीज हैं, स्फीयर्स हैं, 2 स्फेरिकल बॉडीज, 2 स्फेरिकल बॉडीज, तो वहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान लो ये m1 है, ये दूसरा है m2, तो हमें क्या लेना है, इन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस लेना है r। तब भी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं दो स्फेरिकल बॉडीज के लिए। स्फेरिकल बॉडीज के लिए उसका पूरा मास उसके सेंटर पर हम लोग लेके चलेंगे। तीसरा है, अगर एक स्फीयर है, स्फेरिकल बॉडी है और दूसरा पॉइंट मास है, मान लो ये स्फेरिकल बॉडी है m1 और दूसरा है इससे r डिस्टेंस पर इसके सेंटर से मान लो एक पॉइंट मास है m2, तो इनके बीच भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये 3 केसेस में आप लगा सकते हो। अगर दो पॉइंट मासेस हैं या फिर एक पॉइंट मास है, दोनों स्फेरिकल बॉडीज हैं, या एक स्फेरिकल बॉडी है और दूसरा पॉइंट मास है, तो इन तीनों सिचुएशन में आप क्या लगा सकते हो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं इस फॉर्मूले पर बेस्ड, ठीक। मान लो एग्जाम्पल है ये, एक मास है m और इससे d डिस्टेंस पर एक दूसरा मास है m। इनके बीच जो लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है सपोज करो F। अगर इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस डबल कर दिया जाए, d से 2d कर दिया जाए, तो हमें बताना है कि जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो इसको 1 मिनट आप सॉल्व करें, सोचे क्या होगा, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। तो पहले वाले सिचुएशन में अगर हम लोग F लिखें तो F की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, G m1 m2 बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। m1 और m2 दोनों ही m है, तो क्या हो जाएगा m स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का d, तो d का स्क्वायर। ये फोर्स हो गया F पहले वाले सिचुएशन में। दूसरे वाले केस में जो फोर्स होगा, सपोज करो उसको F डैश नाम देते हैं, तो F डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, G m स्क्वायर, मास दोनों ही सेम है फिर से, डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है 2d, तो 2d का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा G m स्क्वायर बाय 4d का स्क्वायर। तो ये नया फोर्स है F डैश, ठीक है। तो यहाँ पर देखो G m स्क्वायर बाई d स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। तो F डैश हमारा क्या आ जाएगा, F बाई 4, मतलब डिस्टेंस को डबल करने पर जो फोर्स है वो कितना हो गया, 4 गुना कम हो गया, F बाई 4 हो गया, है ना। तो अगर हमने डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स कितना आ रहा है, 4 टाइम्स कम आ रहा है, F बाई 4 आ रहा है, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा देते तो यहाँ पर क्या आता, F बाई 9 आ जाता, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करते 3 का, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता, 9। अगर 4 गुना बढ़ाते तो क्या होता है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाता, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता, 16, तो F बाई 16 आ जाता। सिमिलरली अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर देते, डिस्टेंस को हाफ करने से क्या हो जाता है, यहाँ पर
d/2 आ जाता, तो d/2 का स्क्वायर d/4 हो जाता, 4 ऊपर चले जाता, तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाता है ना। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि जो f का रिलेशन है डिस्टेंस के साथ में वो क्या है, f इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। तो इसको हमें याद रखना है कि f कैसा रिलेशन है इसके साथ में, r स्क्वायर का रिलेशन है। ठीक, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब सपोज करो कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। तो सपोज करो एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका साइड है A। अब इसके चारों वर्टेक्स पर एक मास है, पॉइंट मास m। हमें क्या बताना है, किसी भी एक मास पर लगने वाला फोर्स निकालना है, किसी भी एक मास पर बाकी जो दो मासेस है उनके कारण फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, फाइंड फोर्स ऑन एनी वन मास, किसी भी एक मास पर हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सपोज करो इस वाले मास पर हमें फोर्स निकालना है, तो इस वाले मास को अगर हम देखें तो इस वाले मास को यहाँ वाला मास अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा इस तरीके से। मान लो इसको नाम दे देते हैं F1। सिमिलरली यहाँ वाला मास भी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, इसको नाम देते हैं F2। क्लियर है, तो यहाँ पर दो फोर्स लग रहे हैं, F1 और F2। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ध्यान रखना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर दो या दो से ज़्यादा फोर्स लग रहा हो तो वहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या अप्लाई करेंगे, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो ये क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर दो या दो से ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, जो नेट फोर्स आएगा एफ नेट क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। मान लो 3-4 से भी ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो उन सब का क्या करो, वेक्टर सम करना है हमें, है ना। तो क्या करना है, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो जितना भी फोर्स लग रहा है उन सब का हम क्या कर देंगे, वेक्टर सम करेंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर इस एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रिंसिपल को समझने का कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पर दो फोर्स लग रहा है, F1 और F2। ठीक है, तो F1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 का अगर मैग्नीट्यूड इस एग्जाम्पल में देखें तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे हम लोग, G। दोनों ही मास क्या है, M और M, तो M1 इंटू M2 कितना हो जाएगा, M स्क्वायर डिवाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, A, तो A का स्क्वायर, तो G M स्क्वायर बाई A स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप F2 को देखोगे तो F2 क्या लिखोगे आप, G, पहला वाला मास M है, दूसरा वाला मास भी M है, तो G M स्क्वायर बाई दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, A स्क्वायर, तो G M स्क्वायर बाई A स्क्वायर। F1 और F2 दोनों ही मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, तो मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों को हम लोग क्या मान लेते हैं, सपोज F मान लेते हैं। क्लियर है। अब दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, सपोज F1 और F2 दो वेक्टर हैं तो इनका जो रिजल्टेंट है यहाँ कहीं बीच में आएगा F नेट। क्लियर है, F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो F नेट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, दोनों फोर्स के बीच का एंगल, F1 और F2 के बीच का एंगल। क्लियर है, तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, तो थीटा की जगह हम लोग क्या रख देंगे, 60 डिग्री। क्लियर है, इधर वाला किधर का मिटाऊं, इधर ऊपर लिखते हैं ना, ऊपर में लिखते हैं। तो यहाँ से देखें F नेट
एफ नेट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट F1। F1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, F, ठीक है, F1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम, F। तो F का स्क्वायर प्लस F2 की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, F का स्क्वायर प्लस F1 इंटू F2, 2F स्क्वायर हो जाएगा, है ना। कॉस थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो यह आ जाएगा अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3F स्क्वायर। तो F यहाँ से बाहर आ जाएगा, तो F रूट 3, F का वैल्यू कितना है, GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो यह आ जाएगा GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर रूट 3। रूट 3 को सामने लिख देते हैं, तो रूट 3 GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, नेट फोर्स मिल गया। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया है तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल नंबर 3 हो जाएगा ये। सपोज करो एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर, और इसके जितने भी वर्टेक्स हैं वहाँ पर मास m रखा हुआ है, ठीक है। इसका साइड है a। हमें किसी भी एक मास पे लगने वाला फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, फाइंड फोर्स ऑन एनी वन पार्टिकल। किसी भी एक पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स निकालना है। तो सपोज करो यहाँ वाले मास पे हमें फोर्स निकालना है। तो यहाँ वाले मास को अगर हम देखें तो इस पे एक फोर्स यहाँ वाले मास के कारण लग रहा होगा, इसको नाम देते हैं F1। दूसरा फोर्स इस वाले मास के कारण लग रहा होगा, इसको नाम देते हैं F2। और तीसरा क्या है, इस वाले मास के कारण लग रहा होगा, इसको नाम देते हैं F3। ठीक, अगर हम लोग F1 का वैल्यू देखें तो F1 हम लोग क्या लिखेंगे, इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स है, तो क्या लिखेंगे, GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर। GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है A, तो A का स्क्वायर। इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स देखना है F2, तो F2 क्या हो जाएगा, GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर। सेम है दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, ये भी A है और ये भी A है, तो फोर्स भी सेम होगा। F3 अगर हम लोग देखें तो F3 क्या लिखेंगे, GM स्क्वायर बाई इन दोनों के बीच का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये क्या है, हमारा एक स्क्वायर है। स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, डायगोनल कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो ये मिलेगा हमें अंडर रूट 2a। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, GM स्क्वायर बाई रूट 2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पर देखो GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर, ये भी GM स्क्वायर बाई A स्क्वायर, दोनों सेम है। तो दोनों को क्या मान लेते हैं, F। क्या मान लेते हैं, F। सपोज करो दोनों को हमने F मान लिया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, F/2। क्या लिख सकते हैं, F/2। अब क्या करना है, हमें इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालते हैं। तो F1 और F2 का रिजल्टेंट कैसे मिलेगा, तो नेट फोर्स ऑफ रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, इसको सपोज हम लोग F डैश नाम देते हैं। तो F डैश क्या हो जाएगा, अंडर रूट, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर हो तो cos 90 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पर सिंपली आप फॉर्मूला क्या लिखना है, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो दोनों सेम है, F हमने मान रखा है, तो क्या आ जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2F। F बाहर आ जाएगा, है ना, 2 टाइम्स ऑफ F स्क्वायर होगा, तो F स्क्वायर से F बाहर आ जाएगा।
तो एफ डैश हमारा आ गया √2f, ये एफ डैश आ गया। अब ये जो एफ डैश होगा किसके डायरेक्शन में होगा, F3 के डायरेक्शन में। अब हमें इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना होगा, तो इसको हम लोग जो फाइनल होगा FR नाम देते हैं। तो दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, तो हम क्या करेंगे F3 प्लस एफ डैश कर देंगे। तो F3 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, F/2, और एफ डैश की जगह क्या लिख सकते हैं, √2f। FR क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से लिख देते हैं, FR आ जाएगा हमारा, F कॉमन ले लेते हैं, 1/2 प्लस √2। तो F की जगह हम लोग लिख सकते हैं gm²/a², और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/2 प्लस √2, ये आंसर हो जाएगा। ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा किस पे, इस वाले मास पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन क्या होता है, जिसके सारे साइड इक्वल लेंथ के हो, ऐसा करके है। ऐसा है ना, और इसका साइड है A, और इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं वर्टेक्स, वहाँ पर मास है स्मॉल m नाम दिया गया है, ठीक है। और ये जो वर्टेक्स है इसका नाम देते हैं A, B, C, D, E, F, ऐसे नाम दे दिया गया है, ठीक है। एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसके जितने भी वर्टेक्स हैं वहाँ पर पॉइंट मास m रखा गया है। अब ये जो इसका सेंटर है, इसका सेंटर होगा यहाँ कहीं पर। इस सेंटर पर एक मास रखा गया है कैपिटल M, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, इस कैपिटल M पर लगने वाला फोर्स निकालना है, नेट फोर्स। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल M। कैपिटल M मास जो है उससे नेट फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर देखें, इस कैपिटल M मास को A पॉइंट पर रखा जो मास है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मान लो इसको नाम दे देते हैं FA। B पर जो रखा है मास वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको नाम दे देते हैं FB। C पर जो है वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको नाम देते हैं FC। D वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको नाम देते हैं FD। E वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको नाम देते हैं FE। और F पॉइंट वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, FF, ठीक। अब इसमें से किसी भी एक फोर्स को लिख लेते हैं। तो मान लो यहाँ पर लिखते हैं FA। तो FA आप क्या लिखोगे, ये सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस भी A होता है ना रेगुलर हेक्सागोन में, तो ये A ही होगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, G पहला मास का है कैपिटल M, दूसरा मास का स्मॉल m, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, A²। तो FA क्या हो जाएगा, GMM/A²। सिमिलरली अगर आप FB निकालते हो तो FB भी सेम आएगा, क्योंकि डिस्टेंस A है और एक कैपिटल M मास है और दूसरा स्मॉल m मास है। तो सेम फोर्स आपका FB भी होगा, FC भी सेम होगा, FD भी सेम होगा, और FE भी सेम होगा, और FF भी सेम होगा, क्योंकि मासेस सेम है और उनके बीच का डिस्टेंस सेम है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, FA बराबर FB बराबर FC बराबर FD बराबर FE बराबर FF। सारे फोर्स बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, अब FA और FD दोनों ही इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। FB और FE दोनों इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। FC और FF ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब कि सेंटर पर जो कैपिटल M मास है उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो इस केस में F नेट हमें मिलेगा 0, क्योंकि सभी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल लिख देते हैं। एक रॉड है,
इसका मास है कैपिटल M और लेंथ है L। ठीक है, इस रॉड से कुछ डिस्टेंस पर, A डिस्टेंस पर एक पॉइंट मास है M। तो हमें बताना है इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस रॉड के कारण इस मास पर फोर्स कितना लगेगा ये बताना है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन देखा था उस क्वेश्चन में क्या था, एक पॉइंट मास था और दूसरा भी पॉइंट मास था, तो उनके बीच का डिस्टेंस कुछ दिया होता था तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के फोर्स निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक रॉड है और जो मास है इस रॉड का वो है कैपिटल M, और ये मास किसी एक जगह पर नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे इस रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सपोज करते हैं यहाँ पर एक हम लोग छोटा सा एलिमेंटल मास ले लेते हैं dm, इसका जो लेंथ है dx, इसका जो लेंथ है dx, सपोज करो ये पॉइंट M से x डिस्टेंस पर है। ठीक है, पॉइंट मास M से x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक एलिमेंटल मास लेते हैं dm। ठीक है, यहाँ पर जो मास होगा पर यूनिट लेंथ का है ना, पर यूनिट मास लेंथ कितना होगा, m/l। m/l को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। क्या बोलेंगे, लीनियर मास डेंसिटी। तो पूरे रॉड में अगर किसी यूनिट लेंथ का मास देखें तो यूनिट लेंथ का मास कितना है, m/l। ठीक है, तो dx लेंथ का मास कितना हो जाएगा, dm, जिसको हमने dm नाम दिया है, ये हो जाएगा m/l डॉट dx। तो dm का वैल्यू मिल गया। ठीक है, dm का वैल्यू क्या है, m/l डॉट dx। अगर इस मास m और ये लगभग पॉइंट मास के बराबर होगा, dm बहुत छोटा ही मास है, तो इन दोनों के बीच अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, जो पहले लगा रहे थे ना, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं df। तो df इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, g, पहला मास है m, दूसरा मास है dm। तो dm दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, x, तो x का स्क्वायर। तो इस छोटे से एलिमेंटल मास के कारण जो फोर्स है वो आ गया gm dm/x²। हमें पूरे रॉड के कारण फोर्स चाहिए यहाँ पर, तो पूरे रॉड के कारण जो फोर्स होगा उसको F नाम दे देते हैं। तो F कैसे मिलेगा, तो जब भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उस केस में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन df। तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इंटीग्रेशन कर देंगे। तो df का वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे, तो df का वैल्यू क्या है, g m dm और डिवाइड बाय x का स्क्वायर। क्लियर है, dm की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m/l डॉट dx। और यहाँ पर हमें लिमिट भी लगाना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, m मास का रॉड का एक एंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, a से, तो a से कहाँ तक जाना है, यहाँ l लेंथ तक। तो लिमिट यहाँ पर आ जाएगा a से a प्लस l तक जाना है। ठीक है, तो a से कहाँ तक जाना है, a प्लस l तक। तो dm का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, तो gm तो बाहर आ जाएगा, पहले एक ही साथ लिख देते हैं, इंटीग्रेशन gm dm की जगह क्या लिखेंगे, कैपिटल m/l डॉट dx डिवाइड बाई x²। अब जो टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो इसको इधर देखते हैं, ये मिटा देते हैं। तो याद आएगा f इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई l, इंटीग्रेशन में आ जाएगा 1/x² डॉट dx। लिमिट है a से a प्लस l। अब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x। तो लिमिट आ जाएगा a से a प्लस l। तो लिमिट कैसे रखते हैं, x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। तो यह आ जाएगा g कैपिटल M स्मॉल m बाई l, यह आ जाएगा -1/a प्लस l माइनस, और ये एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/a लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे।
तो इधर देखते हैं इसको। यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ से F इज इक्वल टू आ जाएगा GMM/L, इधर आ जाएगा -A, इधर इंटू हो जाएगा, इसका इधर इंटू करेंगे तो +A+L डिवाइड बाई A इंटू A+L, तो -A+A कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा GM/M/L, और ये आ जाएगा L/A इंटू A+L, तो ये L से ये L कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा GMM M/A इन ब्रैकेट A+L, ये फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस रॉड के कारण इस मास पर जो फोर्स है वो ये आ जाएगा। क्लियर है? तो जब भी मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वहाँ पर हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो थोड़ा इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन थोड़ा सा आएगा तो आप बहुत आसानी से ये सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप इसको बनाइएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क के लिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक स्फीयर है, अब इस स्फीयर का रेडियस है a और इसका मास है m। ये क्या है, स्फीयर है। क्या है, स्फीयर है। मास क्या है, कैपिटल M, और इसके जस्ट ऊपर एक रिंग है, ऐसे एक रिंग है। ठीक, ये स्फीयर है, और इसके ऊपर में एक रिंग है, ये उसका सेंटर है, इसका भी रेडियस है a, और इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है सेंटर का वो है √3a। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर का वो है √3a। ठीक, तो हमें बताना है इस रिंग पर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा इस स्फीयर के कारण। क्या निकालना है, फाइंड नेट फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू स्फीयर। क्लियर है? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप एक बार ट्राई करें, सॉल्व करके देखें। एक स्फीयर है, ठीक है, और उसके ऊपर एक रिंग है, दोनों का रेडियस सेम है a, इसका मास है स्मॉल m। ठीक है, स्फीयर का मास है कैपिटल M, इसका मास है स्मॉल m। तो हमें स्फीयर के कारण इस रिंग पर लगने वाला नेट फोर्स बताना है क्या होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे पहले वाले में m मास है, दूसरे वाले में है 2m मास, तीसरे वाले पे है 3m मास, चौथे वाले पे है 4m मास। इस स्क्वायर का साइड है a, ठीक, और इसका जो सेंटर है, इस सेंटर पर एक मास है m। तो इस सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा, नेट फोर्स, वो हमें बताना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन मास प्लेस्ड एट सेंटर। सेंटर पर जो मास है उस पर नेट फोर्स क्या लगेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त करते हैं। कल हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2 में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।